जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम जे भंडार पढ़ रहे हैं और जे भंडार के अंदर हम चौथे अध्याय की बात कर रहे हैं। जो 4 नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान। तो गाइज, हमने ये पूरी प्रोसेस हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। 4 वीडियो अब से पहले हो चुके हैं। ये 5वां वीडियो और लास्ट वीडियो बनेगा चौथे अध्याय का। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय का पर्पज क्या है, ये अध्याय में क्या बता रखा है। देखो, इस अध्याय में बता रखा है कि सरकारी धन की प्राप्ति, जो भी सरकारी धन होता है उसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी, और उसके बाद में यदि सरकारी धन प्राप्त हो जाता है तो उसको कहाँ जमा कराया जाएगा, और उसके बाद में सरकारी धन की अभिरक्षा किस प्रकार की जाएगी, वो हमने सारी बात कर ली है। इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत और सरकारी धन की अभिरक्षा की बात करेंगे। यानी कि सरकारी पैसा हमारे को प्राप्त हो गया तो उसकी, अब पैसा हमारे पास आ गया तो उसकी सुरक्षा किस प्रकार रखनी पड़ेगी, एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे उसका कोषागार में भुगतान। क्योंकि एटलीस्ट मतलब फाइनली क्या होता है कि जो सरकारी पैसा होता है वो अल्टीमेटली अंतिम रूप से वो कोषागार के अंदर ही जाता है और कोषागार के अंदर जमा कराया जाता है। तो हमने पहले पढ़ा सरकारी धन की प्राप्ति, अब पढ़ रहे हैं सरकारी धन की अभिरक्षा, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम लास्ट में कि उसका कोषागार में भुगतान। तो इस अध्याय के अंदर जो नियम संख्या है वो 42 से लेकर 60 तक रहने वाली है। 42 से लेकर 60 तक का सफ़र है, इतने नियम है। और इससे पहले हमने 4 वीडियो के अंदर नियम संख्या 52 तक बात कर लिया है। इस वीडियो में हम नियम संख्या 53 से लेकर नियम संख्या 60 तक बात करने वाले हैं। और इसी के साथ आपका जो अध्याय संख्या 4 है जे भंडार का, वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए गाइज, हम बात करते हैं नियम संख्या 53 की, जिसका नाम है नकद की अभिरक्षा। तो इसको कई सारे सप्लोज में बांटा गया है। जो नकद होता है, जो नकदी होती है, कैश पैसा होता है, जो कैश होता है, तो उसकी अभिरक्षा यानी कि सिक्योरिटी किस प्रकार की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, कैसे की जाएगी, सारी बातें हम पढ़ेंगे। पहले इसके पहले सब क्लोज की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है 53 सब क्लोज 1। इसमें बता रखा है कि कोषागार या बैंक की अभिरक्षा के अलावा कार्यालय में प्राप्त की गई राजकीय राशि को एक तिजोरी में रखा जाएगा। तिजोरी के अलग अलग प्रकार के 2 ताले होंगे। देखिए, पैसा अगर कोषागार या बैंक में रहता है, बैंक की इनकी अभिरक्षा में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो कार्यालय की हम बात करें, जो ऑफिसेज होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनकी बात करें तो वहाँ पर यदि कोई सरकारी पैसा प्राप्त होता है, कोई सरकारी धनराशि प्राप्त होती है, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, एक तिजोरी के अंदर रखा जाएगा। तिजोरी एक तरह के लॉकर होता है जिसके लॉक लग जाता है और उसमें फिर पैसा सुरक्षित रहता है। तो एक तिजोरी में रखा जाएगा। और तिजोरी के अलग अलग प्रकार के 2 ताले होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ताले कितने होंगे, 2। तिजोरी के 2 ताले लगेंगे, ये हमने बात कर ली है। कार्यालय, देखो, सरकारी जो पैसा होता है वो 3 जगह जाता है। कोषागार में जमा होता है, बैंक में जमा होता है, या फिर कार्यालय के अंदर जमा होता है। कोषागार और बैंक में काफ़ी अच्छी सुरक्षा रहती है क्योंकि वहाँ पर कैमरे वगैरह लगे होते हैं, पुलिस गार्ड की व्यवस्था रहती है और बढ़िया सुरक्षा रहती है। लेकिन कार्यालय की बात करें तो कई कार्यालयों के अंदर कैमरे भी नहीं रहते और वहाँ पर पुलिस गार्ड वगैरह भी नहीं रहता। तो वहाँ पर क्या रखा जाएगा, फिर सरकारी जो पैसा होता है नकद कैश के अंदर आएगा तो उसकी सुरक्षा के लिए हम तिजोरी रखेंगे। और तिजोरी के भी 2 अलग अलग ताले रखे जाएंगे। दोनों तालों की 2 अलग अलग प्रकार की चाबियां होगी, यानी कि दोनों तालों के एक प्रकार की चाबी नहीं लगेगी, दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की चाबियां लगेगी। तो इसमें पढ़ लिया हमने कि कोषागार या बैंक की अभिरक्षा के अलावा कार्यालय में प्राप्त की गई राजकीय राशि को एक तिजोरी में रखा जाएगा और तिजोरी के अलग अलग प्रकार के 2 ताले होंगे। अब जो ये तिजोरी है, तिजोरी के 2 ताले होंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं कि इनकी चाबियां किस किस के पास रहेगी। देखिए, एक ताले की सभी चाबियां एक ही व्यक्ति के पास रखी जाएगी। एक ताला जो है उनमें से 2 ताले रहेंगे तिजोरी के। अब 2 तालों में से एक ताला जो है ना, उसकी सभी चाबियां एक ही व्यक्ति के पास रहेगी। सभी चाबियां एक ही व्यक्ति के पास रहेगी। और दूसरे ताले की सभी चाबियां पहले ताले की सभी चाबियों से अलग रखी जाएगी। जो पहले वाले ताले की जो चाबियां जहाँ रखी गई थी, जिस व्यक्ति को दी गई थी, अब दूसरी जगह दूसरे ताले की सभी चाबियां दूसरी जगह रखी जाएगी। और जहाँ तक हो सके यानी कि यथासंभव अलग अलग व्यक्तियों के पास रखी जाएगी। यदि 10 आदमी है तो 10 आदमियों को सबको एक एक चाबी बांट देंगे। तो इस प्रकार दूसरे ताले की चाबियां इस प्रकार रखी जाती है। तिजोरी चाबियों के दोनों संरक्षक यानी कि कस्टडियन की उपस्थिति में ही खोली जाएगी। देखिए, 2 ताले हैं तो 2 तालों की चाबियां अलग अलग जगह पर रहेगी, 2 पार्टियों के पास रहेगी। तो दोनों पार्टियां जो होती हैं उनको हम बोलते हैं संरक्षक, यानी कि सुरक्षा करने वाले। जो तिजोरी में जो पैसा जमा है उसकी सुरक्षा करने वाले को हम बोलते हैं संरक्षक, यानी कि कस्टोडियन। तो तिजोरी कब खोली जाएगी, चाबियों के जो दोनों संरक्षक होते हैं उनकी उपस्थिति में ही तिजोरी खोली जाएगी। पुलिस गार्ड भी एक ताले की चाबी अपनी अभिरक्षा में रखेगा। यदि पुलिस का कोई गार्ड है, पुलिस गार्ड है, तो वो भी किसी भी एक ताले की चाबी अपनी अभिरक्षा में रखेगा, अपने पास रखेगा। और जब भी तिजोरी को खोला जाएगा वह पुलिस गार्ड क्या करेगा, पुनः बंद करने तक उपस्थित होगा। वो तिजोरी जब बंद हो जाएगी
तब तक वो पुलिस गार्ड उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़ा रहेगा। ठीक है गाइज, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नियम संख्या 53 सब क्लॉज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि विशेष प्रकरण की दशा में कार्यालय द्वारा लेन देन की राशि या फिर कैशियर द्वारा ली गई किसी प्रतिभूति यानी कि फिडिलिटी बॉन्ड की सीमा के आधार पर जो एचओडी होता है, विभागाध्यक्ष होता है, सरल एवं कम लागत वाली व्यवस्था को लागू कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो एचओडी होता है, किसी विभाग का जो विभागाध्यक्ष होता है, वो क्या करेगा कि किसी भी कार्यालय के अंदर जो एचओडी होता है, किसी भी विभाग का क्या होता है, एचओडी विभागाध्यक्ष। और विभागाध्यक्ष के अंडर में क्या होते हैं, कई प्रकार के कार्यालय होते हैं। और उन कार्यालयों के अंदर यदि लेन देन की राशि या फिर कैशियर द्वारा ली गई किसी प्रतिभूति बॉन्ड की सीमा के आधार पर, जैसे मान लो किसी कैशियर के पास 10 लाख रुपए की नकदी पड़ी है, किसी कार्यालय के अंदर कोई कैशियर है और उसके पास 10 लाख रुपए की नकदी पड़ी है, तो कैशियर से लिखवा लिया जाएगा, एक तरह से उनसे फिडिलिटी बॉन्ड ले लिया जाएगा, यानी कि शपथ पत्र होता है एक तरह का ये, और वो लिख के देगा कि 10 लाख रुपए की चोरी अगर इसमें कुछ गबन होता है तो इसका भुगतान मैं कर दूंगा, इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा, तो उसको बोलते हैं फिडिलिटी बॉन्ड, और ये कैशियर भर के देगा। तो कैशियर ने यदि ये लिख के दे दिया कि हाँ आप यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा करा सकते हैं और उसकी सुरक्षा मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई भी चोरी गबन कुछ भी होता है तो उसका पेमेंट फिर मैं करूँगा, तो इस आधार पर अगर ऐसा विश्वास हो जाए, कैशियर ऐसा फिडिलिटी बॉन्ड भर के दे दे, तो विभागाध्यक्ष क्या करेगा कि अपने अधीनस्थ जो भी कार्यालय हैं उनमें सरल और कम लागत वाली व्यवस्था यानी सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर सकता है कि हाँ, विभागाध्यक्ष बोल सकता है कि चलो ठीक है, इस कार्यालय के अंदर आप नकद रख सकते हो क्योंकि कैशियर ने हमारे को क्या दे दिया, फिडिलिटी बॉन्ड भर के दे दिया। नियम संख्या 53 सब क्लॉज 3 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है डुप्लीकेट चाबियों को रखना। डुप्लीकेट चाबी यानी कि जो ओरिजिनल चाबी होती है उसकी जो दूसरी चाबी बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट चाबी। अब इसमें क्या बता रखा है कि तिजोरियों की सभी डुप्लीकेट चाबियां हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सील कर अपने से ठीक उच्चतर प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाएगी। जो डुप्लीकेट चाबियां होती है, जब ओरिजिनल चाबियां खो जाए तो डुप्लीकेट चाबियां काम में ली जाती है तिजोरी को खोलने के लिए। तो तिजोरी की सभी जो डुप्लीकेट चाबियां हैं वो कहाँ रखी जाएगी, हेड ऑफ ऑफिस यानी कि जो कार्यालय अध्यक्ष होता है उसके द्वारा सील कर दी जाएगी डुप्लीकेट चाबियों को। और बाद में जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, जो ठीक उच्चतर प्राधिकारी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है यानी कि हेड ऑफ ऑफिस से जो उच्चाधिकारी है उसकी अभिरक्षा में रखी जाएगी चाबियां। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। प्रपत्र GA 51 में डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर तैयार किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डुप्लीकेट चाबियां होता है, डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर कहाँ तैयार किया जाता है, यानी कि ये प्रपत्र GA 51 में डुप्लीकेट चाबियों का रजिस्टर तैयार किया जाता है। और GA 51 में ये लिखा जाएगा कि हाँ इतनी इतनी डुप्लीकेट चाबियां हैं और इतने इतने नंबर की डुप्लीकेट चाबियां हैं और ये कहाँ जमा है, वो सारे रिकॉर्ड GA 51 में रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में चाबियों की जाँच की जाती है तथा पुनः सील करने के बाद में उच्चतर प्राधिकारी को लौटा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में, ये ध्यान रखना, अप्रैल के महीने में जांच होगी, प्रत्येक वर्ष होगी और अप्रैल के महीने में चाबियों की जांच की जाती है कि हाँ जो हेड ऑफ ऑफिस ने जो अपने से ठीक उच्चतर प्राधिकारी को जो चाबियां दी गई थी क्या वो अभी क्या वो सील बंद है, तो उसको देख लिया जाता है और कहीं चाबियों को कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो गई या फिर चाबियाँ खराब तो ना हो गई। तो ऐसा चेक करने के बाद में पुनः उन चाबियों को सील कर दिया जाता है और किसको लौटा दिया जाता है, उच्चतर प्राधिकारी को, जो हायर अथॉरिटी होता है उसको वापस लौटा दिया जाता है। अंत में चाबियों के रजिस्टर में टिप्पणी किया जाएगा कि चाबियों को सही पाया गया। जो GA 51 है इसके अंदर फिर क्या किया जाएगा कि ये लिखा जाएगा, अगर चाबियाँ सही मिल गई तो ये लिखा जाएगा कि चाबियों को सही पाया गया। नियम संख्या 53 सब क्लॉज 4 की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि विभागीय तिजोरी को कोषागार में रखना। जो विभागीय तिजोरी होता है, किसी विभाग के अंदर जो तिजोरी रखी जाती है जिसमें पैसा होता है उसको कोषागार में रखना, इसके बारे में बात करेंगे। नियम संख्या 53 सब क्लॉज 4 में इसमें बता रखा कि कोषागार में जमा कराने पर तिजोरी की चाबियाँ DDO के पास रहेगी। कोषागार में जमा कराने पर, यदि कोषागार में जमा कराने पर जो तिजोरी होते हैं उसकी चाबियाँ आप किसके पास रहेगी, DDO के पास रहेगी तथा इसमें रखी गई राशि के लिए DDO ही उत्तरदायी रहेगा, कोषाधिकारी नहीं। देखिए जो ट्रेजरी होता है, जो कोषागार होता है, उसका जो मेन अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं कोषाधिकारी यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर। अब वहाँ पर किसी विभाग द्वारा अपनी नकदी की तिजोरी जमा करा दी जाती है तो उसकी चाबियाँ फिर DDO यानी कि आहरण और वितरण अधिकारी के पास रहेगी और वो जो DDO होता है वही उसके लिए जिम्मेदार रहेगा कि उसमें कितनी राशि है, कुछ गड़बड़ हो गई तो DDO उसके लिए जिम्मेदार रहेगा, ना कि कोषाधिकारी। तो गाइस जैसा कि हमने बात की थी कि जो अध्याय संख्या 4 है इसका नाम है सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान। तो हमने सरकारी धन की प्राप्ति की प्रोसेस पढ़ ली, उसकी अभिरक्षा की प्रोसेस पढ़ ली और अब अंत में ये जो सेक्शन 4 है इसमें हम पढ़ेंगे कोषागार में भुगतान, यानी कि अब अंत में कोषागार में भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।
वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नियम संख्या 54 से लेकर 60 तक इसमें बात करेंगे, आगे तक जो भी है। तो नियम संख्या जो 54 है इसको 2 सब क्लोज में बांटा गया है और इसमें बता रखा है 54 सब क्लोज 1 में ये बता रखा है कि कोषागार में राशि का भुगतान आप कैसे कैसे कर सकते हो। नकद भी कर सकते हो, ई भुगतान भी कर सकते हो, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक्स, पोर्टल ऑर्डर इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है। कोषागार में भुगतान कोई विभाग या कोई कार्यालय कैसे कर सकता है उसके बारे में बता रखा है। यानी कि किसी भी कार्यालय के पास यदि सरकारी धनराशि प्राप्ति होती है तो उस सरकारी धनराशि को कोषागार में किस किस प्रकार वो कार्यालय जमा करा सकता है उसके बारे में इसमें बात की गई है नियम संख्या 54 सब क्लोज 1 में। 54 सब क्लोज 2 की हम बात करें तो इसमें चालान के बारे में बताया गया है कि कोषागार या फिर बैंक में राशि जमा कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को GS 57 में एक चालान प्रस्तुत करना होगा जिसमें भुगतान की संपूर्ण जानकारी अंकित की जाएगी। GS 57 के अंदर एक चालान प्रस्तुत करना होगा, उस चालान में बताया जाएगा कि ये राशि किसकी है, किस हेड में जाएगी और सारी जो डिटेल होती है राशि की वो चालान के अंदर तैयार की जाती है। अलग अलग लेखा शीर्षों में राशि जमा कराने पर अलग अलग चालान जमा कराना होगा। जो भी लेखा शीर्ष है, जो अकाउंट हेड है, अलग अलग अगर अलग अलग लेखा शीर्ष की अगर राशि है तो फिर उनको फिर अलग अलग चालान जमा कराना होगा। मैंने आपको बता दिया था कि चालान के द्वारा आप राशि जमा करा सकते हैं। नियम संख्या 55 की हम बात करें तो इसका नाम है चालानों की प्राप्तियां। तो इसको 2 सब क्लोज में बांटा गया है। पहले हम बात कर लेते हैं 55 सब क्लोज 1। इसमें बता रखा है कि विशेष प्रकरणों के अलावा जो चालान होते हैं वो सामान्यतः 2 प्रतियों के अंदर यानी 2 कॉपियों में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष प्रकरणों को छोड़ दें तो सामान्यतः क्या होता है कि चालान की जो प्रतियां होती है, जो कॉपी होती है, वो दो कॉपियों में हम चालान प्रस्तुत करते हैं। नियम संख्या 55 सब क्लोज 2 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि नियम 56 जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, नियम 56 में वर्णित परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में तथा जब राशि जमा कराने वाले व्यक्ति को चालान जमा कराने के प्रमाण के रूप में चालान की एक प्रति संबंधित विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करनी हो तो इस दशा में चालान की 3 प्रतियां प्रस्तुत की जाएगी। 2 तो वैसे सामान्यतः होती है लेकिन एक प्रति अलग से कहाँ जमा करानी पड़ेगी, चालान जमा कराने के प्रमाण के रूप में। चालान जमा कराने के प्रमाण के रूप में चालान की एक प्रति किसको दी जाएगी, संबंधित जो विभागीय अधिकारी है उसको प्रस्तुत की जाएगी। तो 2 + 1 = 3 प्रतियां हो जाएगी इस दशा के अंदर। तीसरी जो प्रति होती है चालान की वो संबंधित विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और 2 तो सामान्यतः बनती है। और तीसरी अगर प्रमाण के रूप में यानी कि सर्टिफिकेट के रूप में यदि संबंधित विभागीय अधिकारी को ये बताना कि हाँ हमने राशि जमा कराई है तो फिर तीसरी कॉपी भी इसमें तैयार की जाएगी चालान की। तो 55 नियम संख्या 55 सब क्लोज 1 में चालान की 2 प्रतियां प्रस्तुत की जाएगी और नियम संख्या 55 सब क्लोज 2 के अनुसार चालान की 3 प्रतियां भी तैयार की जा सकती है। नियम संख्या 56 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है, इसका नाम है विभागीय अधिकारी द्वारा चालान पर हस्ताक्षर। जो विभाग के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा चालान पर हस्ताक्षर के प्रोसेस क्या रहने वाले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए किसी विभाग के लेखों में राशि प्राप्त होने पर क्या किया जाएगा, जो विभागीय अधिकारी होता है ना उसके मुख्यालय पर यानी कि हेडक्वार्टर पर ही यदि किसी व्यक्ति द्वारा ट्रेजरी में राशि जमा कराई जाए तो इस प्रोसेस में इस दशा में क्या होगा कि इस दशा में जो चालान होता है उसको बैंक या फिर कोषागार में प्रस्तुत करने से पहले उस चालान पर जो उस विभाग का विभागीय अधिकारी है ना उसके द्वारा क्या किया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा। जमाकर्ता को चालान देने से पहले जो विभागीय अधिकारी है वो क्या करेगा, लेखा वर्गीकरण की जांच भी करेगा। अंत में जो चालान होता है वो कोषाधिकारी के हस्तक्षेप के बिना बैंक में सीधे प्रस्तुत किए जा सकेंगे और जो सरकारी राशि हमारे को प्राप्त हुई थी उसको चालान के माध्यम से हम बैंक में जमा करा देंगे। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है, इसमें बता रहेगा कि सरकार द्वारा अधिकृत अराजपत्रित अधिकारी भी चालानों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड कई प्रकार के नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं कि चालान पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। और इसी का जो उदाहरण मैं लूँ तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि आबकारी जो राजस्व होता है उसके लिए चालानों पर हस्ताक्षर करने हेतु किसको अधिकृत किया गया है, आबकारी निरीक्षक बालोत्रा को। ये बालोत्रा के आबकारी निरीक्षक है, ये अराजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं और इनको भी आबकारी राजस्व के लिए चालानों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। वैसे तो क्या होता है कि जो चालान होते हैं उन पर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा यदि किसी अराजपत्रित अधिकारी यानी नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को यदि ऑथोराइज कर दिया जाए, अधिकृत कर दिया जाए तो वे भी चालान पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दूसरे केस की हम बात करें तो पंचायत समिति या फिर जो स्थानीय निकाय होती है उनके राज्य बीमा की जो जमा होती है उनके लिए चालान पर हस्ताक्षर करने हेतु किसको अधिकृत किया गया है, तो उसका नाम है बीमा सहायक। तो आबकारी निरीक्षक बालोत्रा
और बीमा सहायक, इन दोनों का आप जरूर ध्यान रखना। ये दोनों अराजपत्रित अधिकारी है और इनके द्वारा चालान पर हस्ताक्षर किया जा रहा है वर्तमान में। नियम संख्या 57 की हम बात करें तो इसका नाम है चालानों के विशेष प्रपत्र। इसमें बता रखा है कि निम्न प्रकार की बकाया राशि के चालानों को विशेष प्रपत्रों के रूप में बैंक द्वारा विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर बिना सीधे ही स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि जो विशेष प्रकार के चालान होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की राशियां होती है जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कृषि, आयकर, भूमि एवं भवन कर, तो इस प्रकार की पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो इस प्रकार की जो राशियाँ होती है, बकाया राशियाँ होती है, इनकी वसूली की जाती है। सरकार की राशि होती है और सरकार इनकी क्या करती है, वसूली करती है। ठीक है, अब इनको क्या हो किया जाएगा कि चालानों को, इनके जो चालान बनेंगे उनको विशेष प्रपत्रों के रूप में क्या किया जाएगा, जो बैंक होता है उसके द्वारा विभागीय अधिकारी, यानी कि विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं चालान के ऊपर, जैसे कि हमने जस्ट अभी पढ़ा। लेकिन इनके चालान के ऊपर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना भी बैंक इनको सीधा स्वीकार कर सकता है और बोल देगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जमा कराओ राशि, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये वीडियो पॉज करके इसको देख लेना, मैं ये चीज़ें बताऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर, इनके जो चालान बनेंगे उनके ऊपर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। और बैंक जो होता है, इनके चालानों के ऊपर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना बैंक इनके चालान को स्वीकार कर सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिस्ट आप देख लो, वीडियो पॉज करके देख लेना। अब मैं बात करूँगा नोट की। इसमें 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट है, उसकी बात कर लेते हैं। जो विभागीय अधिकारी या फिर जो कोषाधिकारी होते हैं वो क्या करेंगे, चालानों के जो प्रिंटेड होते हैं ना, मतलब छपे हुए प्रपत्र मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। चालान कहाँ से आएंगे, ये विभागीय अधिकारी या फिर कोषाधिकारी द्वारा ये प्रस्तुत कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे चालान। दूसरे नोट की हम बात करें तो एचओडी होता है, जो विभाग अध्यक्ष होता है, वो क्या करेगा, गलत लेखा वर्गीकरण से बचने के लिए जो लेखा वर्गीकरण युक्त छपे हुए चालानों की व्यवस्था करेंगे। यानी कि चालानों के ऊपर ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि राशि किस अकाउंट हेड के अंदर जाएगी, किस मद के अंदर जाएगी, ये पहले से स्पष्ट होना चाहिए। और ये काम कौन करेंगे, एचओडी करेंगे इस चीज़ की व्यवस्था। तीसरे नोट की हम बात करें तो इसमें बता रखा कि ई ग्रास में ई चालानों को ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांचेस द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ई ग्रास में जो ई चालान तैयार किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक तैयार किए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जो ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांचेज होती है, अधिकृत बैंक शाखाएं होती है, उनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा ई चालानों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट सेक्शन की, जिसका नाम है 5, और इसमें बता रखा अन्य प्रावधान। और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा और कोषागार में भुगतान से संबंधित, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें 3 नियम दिए गए, नियम संख्या 58, 59 और 60। पहले हम बात कर लेते हैं नियम संख्या 58 की, जिसका नाम है प्राप्तियों का सीधे भुगतानों के लिए उपयोग करना। यानी कि हमारे को प्राप्तियाँ प्राप्त हुई और उसको सीधे, यानी कि डायरेक्ट अगर हम किसी को भुगतान करना चाहें तो वो उसके बारे में क्या प्रोसेस है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो सरकारी प्राप्तियां होती है उनका व्यय हेतु सीधे भुगतान करना पूर्णतः निषिद्ध है। विशेष प्रकरणों में सरकार इसमें शिथिलता प्रदान कर सकती है। देखिए, मान लो हमारे को यदि कहीं से सरकारी राशि प्राप्त होती है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ 50,000 रुपये सरकारी राशि का प्राप्त हो गया और किसी को 40,000 रुपये भुगतान करने हैं तो प्राप्त होते हैं उसको दे दिया। नहीं, सीधे किसी भी खर्चों को पूरा करने हेतु सीधे भुगतान करना पूर्णतः निषिद्ध है। पहले उसकी एंट्री की जाएगी, सारा उसका प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद में फिर पैसा विड्रॉल किया जाएगा, निकाला जाएगा, उसके बाद में ही हम व्यय का भुगतान कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ बता रखा है कि जो सरकारी प्राप्तियों का व्यय हेतु सीधे भुगतान करना पूर्णतः निषिद्ध है। विशेष प्रकरणों में सरकार इसमें शिथिलता प्रदान कर सकती है, केवल सरकार इसमें छूट दे सकती है, नहीं तो वैसे आप किसी भी जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनके भुगतान हेतु आप सरकारी प्राप्तियों का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। नियम संख्या 59 की हम बात करें तो इसमें बता रहा कोषागार से अंक मिलान, रिकंसिलेशन की हमने पहले बात कर ली थी और पढ़ लेते हैं। जो हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष और जो डीडीओ होता है यानी कि आहरण और वितरण अधिकारी, यानी कि कार्यालयाध्यक्ष और आहरण और वितरण अधिकारी क्या करेंगे, 1 माह की सभी प्राप्तियों का ब्यौरा तैयार करेंगे तथा इस माह की समाप्ति के बाद वो क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड के अनुसार क्या करेंगे, वो कोषागार में जो राशि जमा कराई गई है तो उस राशि को कोषागार की एक सूची होती है जिसका नाम है प्राप्तियों की अनुसूची, तो उससे क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो इस प्रकार से कोषागार से अंक मिलान भी किया जाता है। यानी कि कोई भी विभाग है उसका या तो कार्यालयाध्यक्ष या फिर आहरण और वितरण अधिकारी क्या करेगा, 1 माह की सभी जो प्राप्तियां होती है 1 महीने भर के अंदर, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है तो 1 जून से लेकर 30 जून तक जितने प्रकार की सरकारी राशियां प्राप्त हुई है तो उसका वो स्टेटमेंट यानी कि विवरण तैयार करेंगे, ब्यौरा तैयार करेंगे। और उसके बाद में जो ये महीना समाप्त हो जाएगा उस महीने की समाप्ति के बाद क्या करेंगे, अपने जो पास जो रिकॉर्ड है, जो पैसा है, कितना पैसा आया, तो
तो उसके बारे में फिर वो मिलान करेंगे कि वास्तव में अपने पास जितना पैसा आया हमने उतना पैसा कोषागार में जमा करा दिया है या नहीं करा दिया गया। तो कोषागार में जमा कराई गई राशि को कोषागार की एक सूची होती है जिसके अंदर सारा रहता है कि हाँ इस कोषागार में हमने कितनी कितनी राशि जमा कराई है। मान लो कार्यालय के पास 50,000 रुपये की राशि प्राप्त हो गई जून के महीने में और कोषागार के अंदर फिर उन्होंने साथ के साथ जमा करा दी कि 50,000। तो इसका मिलान करेंगे कि क्या 50,000 हमारे को मिली, क्या कोषागार के अंदर भी 50,000 राशि जमा है। तो कोषागार के अंदर एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, रिसिप्ट ऑफ शेड्यूल्स, यानी कि प्राप्तियों की अनुसूची। तो उससे फिर मिलान किया जाता है। कोषाधिकारी प्राप्तियों के ब्यूरो को प्राप्तियों की अनुसूची मिलान कर हस्ताक्षर करके लौटा देंगे और उनमें कमी पाई जाती है तो कोषाधिकारी क्या करेगा, जो विभागीय अधिकारी होता है उसको सही करने के लिए बोलेंगे। जो कोषाधिकारी होता है वो क्या करेंगे कि जो डीडीओ या फिर हेड ऑफ ऑफिस से जो प्राप्तियों का ब्यौरा यानी कि विवरण प्राप्त हुआ है उसको फिर वो क्या करेंगे कि अपने पास जो प्राप्तियों की अनुसूची है जो ट्रेजरी के अंदर यानी कोषागार के अंदर जो प्राप्तियों की अनुसूची है, शेड्यूल्स ऑफ रिसिप्ट्स है, उससे वो मिलान करेंगे एंड देन वो क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और किसको दे देंगे, हेड ऑफ ऑफिस या फिर डीडीओ को। यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो फिर वो विभागीय अधिकारी को सही करने के लिए बोलेंगे। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा। चौथे अध्याय का ये लास्ट नियम है, नियम संख्या 60। इसमें बता रखा कैशियर या फिर राशि प्राप्त करने हेतु एवं संभालने हेतु अधिकृत व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। जो कैशियर होता है, जो केस का लेन देन करता है उसको हम बोलते हैं कैशियर यानी कि रोकड़िया। या फिर राशि प्राप्त करने हेतु, जो राशि प्राप्त करने हेतु जो अधिकृत व्यक्ति है और राशि को संभालने हेतु जो भी अधिकृत व्यक्ति है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सीधा सा सिंपल सा है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो गाइज ये अपना जो अध्याय संख्या 4 है, सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इसमें हमने सफ़र किया नियम संख्या 42 से लेकर नियम संख्या 60 तक का हमने सफ़र किया और ये हमारा सफ़र आज पूरा हो गया। नियम संख्या यानी कि अध्याय संख्या 4 हमारा पूरा हो गया है। अब हम कल से अध्याय संख्या 5 को स्टार्ट कर देंगे और आप अपनी तैयारी बढ़िया रखें, मेरे साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी प्रकार के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो गाइज अब मुझे दीजिए इजाज़त, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।